गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में शॉर्ट नोट्स करते हैं। आनुवंशिकता, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आनुवंशिकता के बारे में कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे मनुष्य का बाल, मनुष्य के त्वचा के रंग। मतलब यह है कि हम लोग सभी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों का लक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता तो आप हम अपने मम्मी पापा का लक्षण को प्राप्त किए हैं। जैसे कि आपका माता पिता का बाल जिस तरह से होंगे उसी तरह से आपके भी बाल होंगे। अपने माता पिता का त्वचा जिस तरह से होंगे उस तरह से आपका भी त्वचा होंगे। तो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक प्रक्रिया है जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है विभिन्नता। विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अंतर पाए जाते हैं जिसे विभिन्नता कहते हैं। जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अंतर पाए जाते हैं जिसे विभिन्नता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम तो अपने मम्मी पापा, आप अपनी मम्मी पापा अपने पूर्वजों के जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ हद तक देखिए पूरा D2 फोटोकॉपी तो नहीं दिखाई देते हैं। कुछ तो अलग रहता है। या तो D2 फोटोकॉपी रहता है तो आप और अपने भाई बहन सबको एक ही रहते हैं। अपने मम्मी पापा भी के जैसे ही दिखाई देते हैं, पूरा सेम टू सेम। तो इस तरह से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ आती हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आती हैं जिसे विभिन्नताएँ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य की ऊंचाई। जैसे कि मनुष्य की ऊंचाई में त्वचा का रंग में त्वचा के रंग किसी का पूरा गोरा है, लेकिन हो सकता है कि उसका संतान में पूरा गोरा नहीं हो सकता है। ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई में किसी का घर में सभी लंबे हैं लेकिन कोई उसमें बौने भी हो सकते हैं। इस तरह की विभिन्नताएं को, इस तरह की कैरेक्टर को, इस तरह के लक्षण को विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नता दो प्रकार से होती है। विभिन्नता कितने प्रकार से हो सकते हैं? विभिन्नता दो प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार। कौन कौन? एक शारीरिक विभिन्नताएं हो सकती हैं और एक जनन कोशिका से विभिन्नताएं हो सकती हैं। शारीरिक विभिन्नताएं और जनन कोशिका से विभिन्नताएं। शारीरिक कोशिका विभिन्नताएं और जनन कोशिका विभिन्नताएं में अंतर लिखिए। तो अंतर के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते हैं। शारीरिक विभिन्नताएं। शारीरिक विभिन्नताएं शारीरिक कोशिका के द्वारा होता है तथा जनन कोशिका विभिन्नताएं जनन कोशिका से ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शारीरिक विभिन्नताएं हैं वह हमारे जीवन काल में, या तो कोई भी जीव अपने जीवन काल में पर्यावरण के अनुकूलन के अकॉर्डिंग कहीं ठंडा गर्मी उसके आधार पर अपना शरीर को बदलते हैं। जैसे कि गिरगिट क्या होता है कि यदि शिकारी उसे मारने के लिए आता है तो वो पर्यावरण के अनुकूल के आधार पर वो अपना शरीर को बदल देता है। तो इस तरह से विभिन्नताएं को शारीरिक विभिन्नताएं कहते हैं। या तो फिर कह सकते हो, मान लिया जाए कि किसी कारणवश कोई कुत्ता का पूंछ कट गया, तो वो तो जन्म से वो तो कटा हुआ नहीं था, तो वो लक्षण वो अपने जीवन काल में खुद से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के विभिन्नता को शारीरिक विभिन्नता। जबकि जनन कोशिका विभिन्नता है, जिस समय माँ के गर्भ में निषेचन होता है उसी वक्त ये विभिन्नताएं DNA के टूटने के कारण से होती है। तो ये शरीर के अंदर ही होता है, माँ के शरीर के अंदर।
जबकि ये शरीर माँ के गर्भाशय के अंदर होता है। कहने का मतलब ये है कि गर्भाशय के अंदर होता है, जबकि ये गर्भाशय के बाहर ही हो सकता है। ये दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हो। दूसरा अंतर भी लिख सकते हो। तीसरा अंतर, यह जैव विकास में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। जैव विकास मतलब जीवों का विकास में, अगर मान लीजिए एक उदाहरण आपको दिए थे कुत्ता का कटा हुआ पूंछ, तो वो तो अगला पीढ़ी में नहीं जाएगा। उसका आने वाले जो जनरेशन होंगे, बेटा बेटी होंगे, उसका तो पूंछ कटा हुआ नहीं निकलेगा। तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होगा। यह जैव विकास में सहायता प्रदान करता है। जो जनन कोशिका से विभिन्नताएं होती हैं वो जीवों का विकास में सहायता प्रदान करती है। हो सकेगा वो जीव धीरे धीरे अपने शरीर को धीरे धीरे बदलेगा और एक नया जीव फिर से बन सकता है। तो जीव का विकास में ये सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर कुत्ता का पूंछ का कटा होना, कानों का छेद होना। हम लोग का ये मान्यता है कि बच्चों को कान को छेद करवाना चाहिए। जब कान छेद करवाते हैं तो वो कान छेद करवाने के बाद में उसकी आने वाला पीढ़ी में तो कान छेद नहीं होता है। कान छेद के साथ जन्म नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, नहीं लेते हैं। जबकि मनुष्य के त्वचा के रंग, मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य के त्वचा के रंग हो गया, मनुष्य के ऊंचाई हो गया, ये सभी तो आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। यहाँ विभिन्नताएं में ये मनुष्य की ऊंचाई और त्वचा के रंग ये गलत है। इसमें होना चाहिए कि कुत्ता का कटा हुआ पूंछ, कानों का छेद, मनुष्य का ऊंचाई, ये भी हो सकता है विभिन्नताएं। इसमें भी तो ऊंचाई में भी विभिन्नताएं किसी किसी में होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विभिन्नताएं का लाभ। जीव अपने शरीर को बदलता है, विभिन्नता करता है, तो इसका क्या लाभ है? विभिन्नताएं का लाभ जानते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक हो जाती है। कहने का मतलब उष्णता यानी कि गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु अपना शरीर में विभिन्नताएं लाएंगे तो वह अधिक गर्मी को सहन कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहते हैं और जैसे ही शीतोष्ण क्षेत्र में चल जाएंगे तो वहाँ तो ठंडा बहुत ज़्यादा होगा। तो हम उस पर्यावरण के सहने के अकॉर्डिंग हम अपना शरीर को थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे, विभिन्नता लाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे और लिया जाए बाघ। उदाहरण के तौर पे और क्या चीज़ ले सकते हैं? बाघ में भी क्या हुआ कि धीरे धीरे बदलाव नहीं कर पाए। बाघ अपने विभिन्नताएं नहीं कर पाने के कारण से वह उष्णता यानी कि गर्मी दिनों दिन बढ़ा और उस गर्मी को सहन नहीं कर पाया और आज उसकी नतीजा है कि हमारे देश में बाघों की कमी हो जा रही है। सेकेंड, मनुष्य के कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास कार्यक्रम का आधार बनाता है। और ये हो सकता है कि पर्यावरण कारक द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन करने से जीवों धीरे धीरे से उत्तम परिवर्तन धीरे धीरे परिवर्तन करते जाएंगे और एक दिन ऐसा हो सकता है कि जीवों का विकास का आधार बन सकता है। कहने का तात्पर्य नए जीव का निर्माण हो सकता है, नए प्रजाति के। मनुष्य जैसे जीवों में मनुष्य को पहचानने में सहायता प्रदान करता है और विभिन्नता है जिसके कारण हम एक दूसरे को पहचानने में सहायता होती है। नहीं तो भला कहाँ सबको एक दूसरे होते तो कौन रामू है कौन रहीम है ये भी पता नहीं चलता। जैसे कि दिखने पर चाइना के लोग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी एक ही हैं। तो इस तरह से विभिन्नताएं भारत देश में तो काफ़ी है।
आगे आते हैं, आनुवंशिक लक्षण का खोज किसने की? तो आनुवंशिक लक्षण का खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया और भी मटर के पौधे में किया था। कौन सा पौधे का प्रयोग किया था? मटर का पौधे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता पिता भी कहा जाता है। इस कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं। मेंडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो मेंडल ने 2 प्रकार के, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जैक बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो मेंडल ने 2 प्रकार के मटर के पौधे, एक लंबे जिसको बड़े टी से एवं एक बौने जिसको छोटे टी से सूचित किया। 2 प्रकार के मटर के पौधे चुने। दोनों पौधों को उन्होंने पर परागण कराया और दोनों को पौधे को क्या कराया? पर परागण कराया। तो उससे प्राप्त संतति प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने 2 प्रकार के मटर के पौधे, एक लंबे एवं एक बौने चुने। दोनों पौधों के उन्होंने पर परागण कराया। उसके बाद में दोनों पौधों को क्या कराया? पर परागण। तो उससे प्राप्त संतति प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए और जो लंबे पौधे हैं उसको बड़ा टी से सूचित किया और बौने पौधे हैं उसको छोटा टी से सूचित किया। इसको बड़ा टी से और इसको छोटा टी से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा टी, छोटा टी, फिर से यहाँ आएगा बड़ा टी, छोटा टी और आएगा बड़ा टी, छोटा टी, फिर से आएगा बड़ा टी, छोटा टी। अब यहाँ एक वर्ड मिला है आपको, पर परागण। पर परागण का मतलब होता है कि एक फूल से दूसरे फूल में निषेचन। एक पौधा के फूल से दूसरे पौधे के फूल में निषेचन को पर परागण कहते हैं। तत्पश्चात मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे को स्वपरागण कराया। इसके बाद प्रथम पीढ़ी से जो पौधा प्राप्त किया था, प्रथम पीढ़ी से जो पौधा उन्होंने प्राप्त किया था उन्हें स्वपरागण कराया। स्वपरागण कहने का मतलब कि एक ही पौधे के पुष्प से निषेचन होना। स्वपरागण कराया तो इससे प्राप्त संतति दूसरे पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे जबकि कुछ पौधे बौने हुए, जो कि इस तरह से बड़ा टी को छोटा टी से, बड़ा टी को बड़ा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बड़ा टी। फिर बड़ा टी किससे गुना होगा? छोटा टी से, तो बड़ा टी, छोटा टी। अब छोटा टी किससे मल्टीप्लाई होगा? बड़ा टी से, तो बड़ा टी, छोटा टी। अब छोटा टी किससे मल्टीप्लाई होगा? छोटा टी से, छोटा टी, छोटा टी। तो इस प्रकार से मेंडल ने लंबे पौधे को बड़ा टी से सूचित किया, जो कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्रदर्शित हुए, जिसे मेंडल ने प्रभावी लक्षण कहा। बड़ा टी हुआ यानी कि लंबे पौधे हुआ तो प्रभावी लक्षण, और बौने पौधे को छोटा टी से सूचित किया, जो कि दूसरे पीढ़ी में कुछ लंबे तथा कुछ बौने पौधे प्रदर्शित हुआ, जिसे मेंडल ने अप्रभावी लक्षण कहा। नेक्स्ट आते हैं, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मेंडल ने 2 विकल्पी जोड़े, गोल बीज वाले लंबे पौधे तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे को संकरण कराया।
तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति सभी गोल बीज वाले लंबे पौधे हुए। इसके बाद प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त पौधे को स्वनिषेचन कराया। स्वनिषेचन मतलब एक ही पौधे से फिर से उसको निषेचन करा दिया, एक ही पौधे के पुष्प से निषेचन करा देता है। उसे प्राप्त संतति दूसरे पीढ़ी में कुछ झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे जबकि कुछ गोल बीज वाले बौने पौधे प्राप्त हुए। अतः लंबे या बौने लक्षण तथा गोल या झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसका चित्र इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ 2 प्रकार के मटर के पौधे लिए थे, ये गोल बीज वाले था और इस तरह से ये झुर्रीदार बीज वाले, गोल बीज वाले और झुर्रीदार बीज वाले। इन्हें स्वपरागण कराया तो इस तरह से मिलता है। अब चित्र अरे मार के ना तुम लोग को हल्ला करने वाले। चित्र 9.4 में देख सकते हैं। चित्र 9.4 में गोल और बीज वाला को यहाँ पर बड़ा आर छोटा आर से सूचित किया। इसको बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई। इसको जब निषेचन कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी क्या हो जाते हैं, ये मिक्स आ जाता है। ये क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। सभी बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। तो इसको स्वपरागण फिर से कराते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र पुरुष में XY तथा मादा में XX होता है। पुरुष में XY तथा मादा में XX होता है। अगला क्वेश्चन आता है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। कहने का मतलब जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में लड़का हो गया लड़की, ये कैसे पता चलता है। मानव में 23 जोड़े, तो इसका उत्तर होगा मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितना जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, जिसमें से एक जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़े क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो पुरुष में XY तथा मादा में XX होता है। पुरुष में XY और मादा में XX होता है। जब पुरुष के X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है तो XX युग्मनज प्राप्त होता है, अर्थात इससे प्राप्त संतति लड़की होगी। जबकि यदि पुरुष के Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है तो XY युग्मनज प्राप्त होता है, अर्थात इससे प्राप्त संतति लड़का होगा। इस प्रकार से लिंग निर्धारण पुरुष करता है।
इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ आकृति चित्र 9.6, चित्र कितना है? 9.6 का। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ एक बार इसका डायग्राम देखेंगे। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मनुष्य में हो जाता है लिंग गुणसूत्र। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र नर में XY होता है, जबकि मादा में XX होता है। जब नर से X गुणसूत्र और मादा से X गुणसूत्र दोनों मिलते हैं तो युग्मनज जिससे प्राप्त XX होता है, जिससे प्राप्त संतति क्या होता है? मादा। जबकि पुरुष से Y गुणसूत्र और मादा से X गुणसूत्र मिलेंगे तब XY युग्मनज बनेगा। कैसा, कौन सा युग्मनज बनेगा? XY युग्मनज। तो इससे प्राप्त संतति क्या होंगे? नर होंगे। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुषों के द्वारा होता है, पुरुष करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? मेंडल को मटर का पौधा, इसका एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का ही पौधा क्यों चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारण से किया। मटर का पौधा चुनने का उसका निम्न कारण है। पहला कारण क्या था? मटर के पौधे में अनेक विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देता था। बहुत सारा लक्षण एक साथ में दिखाई देता था, इस कारण से मेंडल ने मटर का पौधे चुना। अगला क्या है? मटर के पौधे का जीवन काल बहुत कम होता है। मटर के पौधे का जीवन काल बहुत कम होता है, अतः इस तरह से वो एक साल में मटर के पौधे को 3 से 4 बार निकाल सकता है और उसका लक्षण का ऑब्जर्वेशन कर सकता है। सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागन कराया जा सकता है। मटर में जैसे कि स्वपरागन होता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से उसको परपरागन भी कराया जा सकता है, ये भी उसका बेनिफिट था। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है और मटर के पौधे में एक पीढ़ी में ही बहुत सारा बीज बन जाता है, जो कि उसके लक्षण को पहचानने में मदद मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जैव विकास। जैव विकास का टॉपिक आ जाता है। तो विकास, जैव विकास से आप क्या समझते हैं? वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नए स्पीशीज का उद्भव हुआ। यानी कि वह प्रक्रिया जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ था और धीरे धीरे परिवर्तन के बाद नया स्पीशीज का उद्भव होता है, नया जाति का निर्माण होता है, जिसे जीव का विकास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, उपार्जित लक्षण क्या है? वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अपने से अर्जित करते हैं उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो कोई जीव अपना जीवन काल में अपने से कोई लक्षण को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। जैसे कि उपार्जित लक्षण कहते हैं, जैसे कि अल्पपोषित भृंग के भाग में कमी आना। भृंग एक थेथर का पौधा बोल सकते हो, या तो ऐसे झाड़ी सब में रहने वाला एक छोटे कीड़े होते हैं। वो अल्पपोषित होने के कारण से अपने जीवन काल में वो खुद से कुछ लक्षण प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। या तो कोई कुत्ता का पूंछ अपने जीवन काल में किसी कारण से कट गया, तो भी वो क्या है? एक उपार्जित लक्षण। अब उपार्जित लक्षण के गुण जानते हैं। ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। जीवों के द्वारा अपने जीवन में खुद से प्राप्त करते हैं। ये जनन कोशिका में DNA में कोई अंतर नहीं लाता है।
यानी कि डीएनए में इसका कोई लेना देना नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ये। अतः ये भी कह सकते हैं कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कुत्ता का कटा हुआ पूंछ अपने पीढ़ी में वो गलती से कट गया किसी कारण से, तो उसका आने वाला पीढ़ी में तो उसका कटा हुआ पूंछ उसका बच्चा में तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आते हैं, ये लक्षण जीव विकास में सहायता प्रदान नहीं करता है। जो उपार्जित लक्षण है वो जीवों का विकास में कोई भी सहायता प्रदान नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं कि अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने माता पिता से प्राप्त करता है, वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने माता पिता से प्राप्त करता है उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पिता का बोलने का स्टाइल, यदि कोई पिता थड़थड़ा के बोल रहा है तो उसका संतान बेटा में भी थड़थड़ा के ही बोलता है। किसी पिता में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसका बच्चे में भी हेजिटेशन होगा। तो इस प्रकार के लक्षण को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण के गुण जानते हैं। ये लक्षण अपने माता पिता के जनन कोशिका द्वारा प्राप्त होता है। अनुवांशिक लक्षण कहाँ से प्राप्त होता है? माता पिता के जनन कोशिका से प्राप्त होता है। यह जनन कोशिका के डीएनए में कोई अंतर ला सकता है। ये जनन कोशिका के डीएनए में अंतर ला सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से में अगर जाते हैं तो ये जनन कोशिका के डीएनए में अंतर ला सकता है। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, और ये ऐसा लक्षण है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण हो जाएगा। मतलब हम जैसा दिख रहे हैं उसी तरह से हमारे आने वाला पीढ़ी में भी दिखाई देंगे। ये लक्षण जैव विकास में सहायता प्रदान करता है, और ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण है जो कि जीवों का विकास में सहायता प्रदान करता है। अब आता है जीन प्रवाह। ये जीन प्रवाह क्या है? सबसे पहले तो जानते हैं कि जीन क्या है। जीन डीएनए में उपस्थित धागा जैसी संरचना जिसे जीन कहते हैं। डीएनए में उपस्थित धागा जैसी संरचना जिन्हें जीन कहते हैं। तो जीन प्रवाह उन दो समष्टि के बीच पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, परंतु आंशिक रूप से अलग होते हैं। दो समष्टि में पूरी तरह से अलग तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ रूप से आंशिक रूप से अलग होते हैं। उसे जीन प्रवाह कहते हैं। उसे जीन प्रवाह कहते हैं। जीन प्रवाह दो प्रकार के होता है। जीन प्रवाह दो प्रकार के होता है, अनुवांशिक विचलन और प्राकृतिक विचलन के आधार से। अनुवांशिक विचलन के आधार से और प्राकृतिक विचलन के आधार से। प्राकृतिक विचलन किसे कहते हैं? किसी समष्टि जीव के द्वारा अपने अनुकूलन बेहतर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का चयन करना प्राकृतिक विचलन कहलाता है। कोई समष्टि जीव क्या करता है? अपने अनुकूलन बेहतर के लिए, अपने बेहतर अनुकूल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का चयन करना प्राकृतिक विचलन कहलाता है। जैसे कि समुद्री पक्षी वो 6 महीना के अंदर में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के विचलन को अनुवांशिक विचलन और प्राकृतिक विचलन इसको बोलेंगे। अनुवांशिक विचलन कहने का मतलब है कि वो अपने अनुवांशिक तौर से ही वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं कि समजात एवं समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाएं। समजात अंग विभिन्न जीवों के ऐसे अंग
जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है परंतु कार्य अलग अलग होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में मेंढक, पक्षी, छिपकली तथा मनुष्य का अग्रपाद, ये सभी समान हैं परंतु कार्य अलग अलग करते हैं। मेंढक के अगले पैर, पक्षी के पंख, छिपकली के अगले पैर, मनुष्य का अग्रपद, ये सब क्या होते हैं? सब एक ही डिजाइन से बना हुआ है, जिसकी बनावट समान होते हैं लेकिन सभी काम अलग अलग करते हैं। जैसे कि मेंढक अगले पैर से जंप करने में, पक्षी पंख से उड़ने के लिए, छिपकली चलने के लिए, मनुष्य पकड़ने के लिए। सबका बनावट तो एक ही है लेकिन काम सब अलग अलग कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक आते हैं समरूप अंग। कि समरूप अंग क्या है? विभिन्न जीवों के ऐसे अंग जिनकी आंतरिक संरचना अलग अलग होती है परंतु कार्य समान होते हैं। आंतरिक संरचना मतलब अंदर से उनकी बनावट है जो अलग अलग होता है लेकिन कार्य समान करते हैं, कार्य समान होता है, उसे समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में चमगादड़ एवं पक्षी के पंख का बनावट अलग अलग है परंतु दोनों कार्य एक ही करते हैं। दोनों का काम है उड़ने का काम करते हैं। अब आता है कि जीवाश्म क्या है? वे जैव प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो जीवाश्म सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उनकी शरीर का अपघटन हो जाता है परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो जीवों के इस अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव के मृत्यु के बाद उसे दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद में उसका मांसपेशी सबका तो अपघटन होता है लेकिन किसी कारणवश कोई जीव का अपघटन नहीं हो पाता है पूरी तरह से, तो उसका एक छाप बन जाता है, उसका एक अवशेष बच जाता है। जैसे कि पहाड़ वगैरह में आप सुने होंगे कि यहाँ पर ये भगवान का छाप बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये था वो था, इस तरह से गांव घर से कहने के लिए मिलता है लेकिन वो ऐसा कुछ भगवान वगैरह निकला नहीं रहता है। वो क्या होता है? जीवाश्म होता है। क्या होता है? जीवाश्म, जो कि जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। उदाहरण, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उस कीट के शरीर का छाप सुरक्षित रह जाता है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। अब ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं? यदि किसी स्थान की खुदाई की जाए तो एक विशेष गहराई के बाद जीवाश्म मिलने लगते हैं। जो पृथ्वी के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर में पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा नहीं होते। कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर जो जीवाश्म पाए जाएंगे वो निचले स्तर में पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा क्या होंगे? नहीं होंगे। यह जैव विकास के आधार को जानने में सहायता प्रदान करता है और यह जैव का विकास जीवों का किस तरह से विकास हुआ है उसके आधार को जानने में सहायता प्रदान करता है। अब विकास का वर्गीकरण जानते हैं। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध से प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उसका संबंध उतना भी निकट होगा। अगर दो स्पीशीज का बीच में लक्षण ज़्यादा समान दिखाई दे रहे हैं तो उसका संबंध एक दूसरे से बहुत ही निकट होंगे। मतलब कहा जा सकता है कि पहले वो जीव एक ही प्रजाति के थे। जितनी अधिक समानताएं
जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी, ठीक है बैठ जाओ, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने समानताएं उसमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। पहले जैसे ही उनका पूर्वज दोनों का एक ही था, इस तरह से कहा जा सकता है। दो जीव हैं, दोनों जीवों का पूर्वज पहले एक ही था, तो उनका निकट अतीत भी समान पूर्वजों के जैसा होगा। जीवों के मध्य में समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। तो जीवों के मध्य में जो समानताएं हैं वो हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि विकास का वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ है, विकास इस प्रकार से बांटा गया है। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। इस तरह से हम लोग चैप्टर 9 अध्याय 9 का संपूर्ण विश्लेषण कर चुके हैं शॉर्ट में। थैंक यू।